ऐसा? जवाब तो देना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। शाम 7 बजे जवाब तो देना होगा मैं आपका स्वागत करता हूं। 7 दिसंबर को राजस्थान में वोटिंग है। उससे पहले आधा देश हिंदू वर्सेस मुस्लिम की सियासत में सुलग रहा है। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो वोटरों को यकीन दिलाने लगे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से बाहर निकाल देंगे। पलटवार में ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन पीएम मोदी के कान से खून निकालने की धमकी देने लगा। उधर आज दोपहर गोकिशी की एक अफवाह से बुलंदशहर में आग लगी हुई है। एक इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू में भी गोकशी का मुद्दा गरमाया हुआ है। सवाल यह है कि चुनाव आते ये क्या हो गया कि गोकशी, गाली और गोत्र का मुद्दा इतना गर्म हो गया। आज जवाब तो देना होगा में इसी पर बहस, लेकिन सवाल जवाब से पहले हम चाहते हैं कि वो बयान आप सुन लें जिसे लेकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का माहौल सा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को निजाम की तरह भगाने की धमकी दी। पलटवार में ओवैसी तू-तू मैं पर उतर गए। उनके भाई अकबरुद्दीन एक कदम और आगे निकल गए। बहस पर जाने से पहले ये तू-तू मैं आपको सुनवाते हैं। और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिस प्रकार का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, उस कार्य को ध्यान में रख करके अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में 0 है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप थम्स अप है मुझे मालूम है, अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख बनाया गया था। और जब चीन से जंग हुई तो यही निजाम ने अपना सोना पेश किया। आप निजाम को कह रहे निजाम नहीं भागा आई। अगर आप चलने तैयार है तो कब्र में जाके दो फूल डाल के आएंगे, चलो मेरे साथ। इस बयान को सुनकर किसने उकसाया ये साफ है। खैर, आपको अकबरुद्दीन का बयान सुना देते हैं, क्योंकि योगी वर्सेस ओवैसी से ज्यादा जूनियर ओवैसी के बयान की चर्चा है। अरे बताओ, इससे बड़ा और काम क्या करना? वक्त का वजीर आजम झुक रहा है, झुकने के लिए मजबूर है, तो वो जमात मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन है, वो इलाहा हैदराबाद है, वो गय्यूर ये मुसलमान है जिसके सामने चाय वाला भी झुकने के लिए मजबूर हो गया। सलाम तुम्हारे इत्तेहाद को, सलाम तुम्हारी जमात को, सलाम तुम्हारी दुआओं को कि हमने वक्त वजीर आजम को झुका दिया। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तुम मेरी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़ों को मैं तो बोलूंगा कि गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस है। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करें कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस रही तो फिर एक मर्तबा कांग्रेस आ गई तो उसके बाद तो बीजेपी आएगी ना। इस वास्ते हम तीसरी कुव्वत को बाकी रखें। समझे? अगर इन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो उसको
उन्हें अगर फायदे में नहीं रहा तो इसको समझे। इसलिए सारार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। समझो समझो। लेकिन आग में घी डालने से गिरिराज सिंह दूर रहें, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए एक बार गिरिराज सिंह का बयान भी आपको सुनवाना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो शब्द की लड़ाई नहीं है, ये ओवैसी ब्रदर की मानसिकता की लड़ाई है। ओवैसी ब्रदर ने कहा था, ओवैसी का भाई, कि 15 मिनट समय चाहे तो भारत के हिंदुओं को बता दूंगा। आज उसी मानसिकता के उनके बड़े भाई ओवैसी, जो राष्ट्रीय गान को नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते, तो जो भारत का संविधान ना माने इसका मतलब भारत के रास्ते पर ना चले, भारत की राष्ट्रीयता को ना माने, भारत के जनमानस को ना माने, वो जिन्ना के सिद्धांत पे चलने वाले ओवैसी हैं। जिन्ना के पक्षधर लोग हैं ये, जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं ये। डॉक्टर योगी आदित्यनाथ ने यही कहा, जो भारत में रहेगा, भारत का खाएगा, वो भारत में रहेगा, और जो इस मानसिकता का नहीं रहेगा उसकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, नहीं तो हटना पड़ेगा। तो चुनाव आते ही फिर से भारत से बाहर भेजने की बातें होने लगी। अब पूरा माजरा आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हैदराबाद से बुलंदशहर और जम्मू तक हंगामा मचा हुआ है। डिबेट की शुरुआत से पहले आपको एक बार बुलंदशहर में जो हुआ उस पर यूपी सरकार क्या कह रही है, कैसे गोकशी की अफवाह फैली और वहां पर हंगामा हो गया और उस हंगामे में एक एसएचओ की जान चली गई, उस पर क्या बयान आया यूपी सरकार का, वो सुनवाना चाहता हूं। थाना सियाना ने यह सूचना मिली कि ग्राम माहू के खेतों में कुछ गौवंश के अवशेष कटे हुए हैं। इसकी सूचना वहां के भूतपूर्व प्रधान राजकुमार द्वारा दी गई थाने पे, जिसपे वहां के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने अपनी पुलिस बल के मौके पर गए और वहां पर जाकर के उन्होंने मौके का मुआयना किया। ग्रामीणों को, उत्तेजित ग्रामीणों को गांव पर समझाया बुझाया गया कि इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और ये समझा बुझा करके पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तब तक वहां के एसडीएम और सीओ को भी सूचना हुई, जो मौके पर भी पहुंचे। इस बीच में उत्तेजित ग्रामीणों ने जो अवशेष थे जानवरों के वहां पे, जो संभावित तौर पे गौवंश के थे, उनके अंश को ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल करके चौकी चिगरावली है उसके 10 मीटर पहले वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली सियानागढ़ रोड को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के पश्चात वहां पर जो भी बल्ला बल्लम डालियां आदि थी उसको रोड पे लगा करके पूरा जाम कर दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली भी रास्ते में लगा दी। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहा है कि क्या 2019 से पहले हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति जो है वो तेज हो रही है, क्या ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता रोहित चहल जुड़ गए हैं। हमारे साथ इंजीनियर आफ्ताब अहमद हैं जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जवाब तो देना होगा मैं आज बहुत बड़ा और अहम सवाल कि 2019 आते ही किस तरीके से गोकशी को लेकर अफवाहें, किस तरीके से भारत छोड़ो या भारत से बाहर जाना होगा, या फिर विवादित बयान जिस तरीके का अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया, ये सब क्यों हो रहा है। क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की कोशिश है, क्या ये पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की कोशिश है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहित चहल बीजेपी से, इंजीनियर आफ्ताब अहमद एआईएमआईएम से, अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी से, प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोहित चहल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ये 2019 आते आते अचानक से ये क्यों हो रहा है कि योगी साहब बता रहे हैं कि हैदराबाद से भगा देंगे, गिरिराज सिंह कह रहे हैं भारत छोड़ के जाना होगा, गोकशी की अफवाहें जम्मू और बुलंदशहर में सामने आने लगी हैं, राम मंदिर का मुद्दा तेज होने लगा है। क्या ये हिंदू बनाम मुसलमान की सियासत तेज हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर ठीक लगा हुआ है आपको ये? नहीं, कनेक्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ बात वो कर रहे हैं लगता है। नहीं, यहाँ पर भी वही सुना है सर, अभी डिस्कशन शुरू में। अच्छा, वहाँ भी डिस्कस आ रहा है। रोहित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे कार में ठीक लगा हुआ है ना? हाँ, रोहित तक शायद आवाज नहीं जा रही है, हम उनके पास दोबारा जाएंगे। जैदी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभी आप
जी हाँ जी, इस सवाल का जवाब अगर आप एनालाइज करके दे सकें कि आज जो यूपी में हुआ, अचानक से बुलंदशहर में गोकशी की अफवाह हो गई और उसमें एक एसएचओ की मौत हो गई, और जिस तरीके से बवाल हुआ, या फिर जम्मू में जो हुआ, या जो हम हैदराबाद में ओवैसी वर्सेस योगी देख रहे हैं और जो सियासत हो रही है, ये सब क्या 2019 के पहले खास तौर पर ध्रुवीकरण की कोशिश है या फिर कुछ और है? जाहिर सी बात है कि 2014 में जितना बड़ा बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों को, उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी बन रही है। लगभग सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, काम तो किया नहीं है सरकार ने, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जहन बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी लोग और इनके दल आपस में इनके रिश्तों को लेकर के तमाम बार प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि दोनों के संबंध हैं। तो आज इस देश को और इस देश के नौजवानों को, इस देश के किसानों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हम सुनिश्चित कराएंगे, और सभी राजनीतिक दलों की यह दायित्व है कि वो सुनिश्चित कराएं कि 2019 का आम चुनाव इस देश की मूलभूत समस्याओं के इर्द गिर्द हो। देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन की पार्टी और बीजेपी ये मिलकर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग दिख जरूर रहे होंगे, एक दूसरे के खिलाफ दिख जरूर रहे होंगे, पर आप ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। तेलंगाना की जो स्थिति है, उस तेलंगाना की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनाम एआईएमएम का चुनाव बनाने के लिए, और इससे पहले भी न जाने कितने ऐसे चुनाव हुए जहां पर कहीं न कहीं दो राजनीतिक दलों ने एक दूसरे का चुनाव बनाने के लिए इस तरीके की तमाम बातों को कहा गया है। लेकिन तेलंगाना की स्थिति एकदम अलग है। हमें तो अफसोस है कि हमारे, क्योंकि सम्मानित मुख्यमंत्री जी गए थे, अगर वो कहते कि हम तेलंगाना की गरीबी को भगा देंगे, हम उनका स्वागत करते, तेलंगाना की बेरोजगारी को भगा देंगे, हम उनका स्वागत करते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बोलने के लिए शब्द बहुत कम है और काम करने के लिए कुछ है नहीं। उनकी शब्दावली इतनी कम है कि जो वो हर वक्त वो धर्म के इर्द गिर्द और कहीं न कहीं अराजकता के इर्द गिर्द ही बात करते रहते हैं। तो उनसे ये हमें उम्मीद भी थी कि तेलंगाना जाकर। लेकिन सर, मुझे एक बात बताइए कि जब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं चाय वाला करके, और ये कहते हैं कि इतना बोलूंगा कि कान से खून निकाल दूंगा, और वहां मौजूद जो भीड़ है उसमें ज्यादातर जो है मुसलमान हैं और वो बहुत तालियां बजाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं। क्या ये बातें जब दूसरी जगह वायरल होती हैं तो क्या वोट पोलराइज नहीं होता? क्या ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का चेहरा है और मुसलमान उनको देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी एक वर्ग का चेहरा बने हैं तो ये उनके लिए सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि वो देश का चेहरा नहीं बन पाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सम्मानित प्रधानमंत्री के पद पे और उनकी गरिमा का हमको सबको ख्याल रखना चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा प्रश्न, हमारी लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई उनकी नीतियों से है। उनकी जो कॉर्पोरेट समर्थक और किसान विरोधी और बेरोजगार विरोधी नीतियां हैं, हमारी उनसे लड़ाई। लेकिन अब उसके लिए शब्दों का चयन करते वक्त ये जरूर देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की गरिमा में देश के पीएम है और जिस तरीके की भाषा अकबरुद्दीन ओवैसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं प्रदीप जी के पास आऊं, उससे पहले वर्णित के पास चलता हूं। वर्णित, सबसे पहले जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ बुलंदशहर में गोकशी को लेकर जिस तरीके से अफवाह हुई और उसके बाद इतना हंगामा हो गया कि थाने की तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों के हाथ में भी ताकत नहीं थी कि वो इस भीड़ को संभाल पाए। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ? अब सर उस भीड़ में तो हम थे नहीं, हम गाड़ी पर थे, हमें भेज दी अंदर की जानकारी। वर्णित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, उनका भी ऑडियो नहीं चल रहा है। रोहित चहल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुशांत जी, आवाज आ रही है मुझे? जी ठीक है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं रोहित कि जिस तरीके से ये चुनाव आते उत्तर प्रदेश में गोकशी की अफवाहें उठने लग गई, योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह बताने लग गए कि कौन हैदराबाद में रहेगा, कौन हिंदुस्तान में रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा तेज होने लग गया। क्या ये सब पोलराइजेशन की कोशिश है? और समाजवादी पार्टी के जैदी साहब कह रहे हैं आप और एआईएमआईएम जो है वो मिलकर खेल रहे हैं इसमें और मिलकर ये सब कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो भी बुलंदशहर में हुआ बहुत ही दुखद है। 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जिस तरीके की घटनाएं आज मुझे लगता है पूरे देश में
इसकी, क्योंकि एसआईटी सरकार ने गठित की है और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके के माहौल खराब करने का कोशिश पूरे देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और खास करके जो आप बयान देखेंगे लगातार जो विपक्षी पार्टियों के बयान आ रहे हैं सुशांत जी, तो आप देखेंगे ओवैसी जी किस तरीके के बयान दे रहे हैं। आप लगातार डिवाइड की जो राजनीति है वो लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव के अंदर अल्लाह मोदी जी को हराएगा। तो देखिए, यहां पर अगर विकास कहीं किया होता ओवैसी जी ने तो उनको इस तरीके का बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, पर आज वो सर मुझे ये बताइए, भगवान को भी राजनीति, सर मुझे ये बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी तो कौन है वो भूल जाइए, मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर है, वो मुख्यमंत्री जी, और वो जब भीड़ के बीच में खड़े होकर ये कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो ओवैसी को भगा देंगे, क्या वो उस संविधान का अपमान नहीं करते? वो कहने वाले कौन है कि किसको कहां से भगा देंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भारत छोड़ के जाना होगा, वो कहने वाले कौन होते हैं किसको भारत छोड़ के जाना होगा? सुशांत जी, सबसे पहले तो आप अगर इनका ओवैसी भाइयों का इतिहास पढ़े जाएंगे तो आपने बहुत अच्छे से सुना है किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हिंदुओं को देख लेंगे, हिंदुओं को खत्म कर देंगे। इस तरीके के बयानबाजी लगातार देते रहे हैं। जो देशद्रोह की बात करते हैं, जो आतंकवादियों का साथ चलेगा ना सर, अफजल गुरु को फांसी होती है, केस तो चलेगा, फांसी का विरोध, अगर वो इतने गलत आतंकवादी तो इनको थोड़ी होगा कि इनको आप पाकिस्तान भेज देंगे। भारत माता की जय, इनको दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, लेकिन पाकिस्तान परस्त जो है, पाकिस्तान का जो साथ देने वाले लोग हैं, उनकी भी यहां पे जरूरत नहीं है। नहीं, पर 4 साल में आपने कितने लोगों को पाकिस्तान भेजा? नहीं, आप 2019 आते फिर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे। 4 साल में कितने लोगों को पाकिस्तान भेजा है भाई? और सपा का अलायंस जो है, दादरी और बाबरी का अलायंस है। सुशांत जी, उन्होंने क्या बयान दिया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में? सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है वो दादरी और बाबरी का अलायंस है, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वो लगातार इस तरीके के बयानबाजी करते रहे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं रोहित भाई कि वो जो बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान परस्त बयान है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन्ना की सोच है, तो आपने 4 साल में इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? इन लोगों को क्या सलाखों के पीछे भेजा? इन पे कितने केसेस डाले गए, या इनमें से कितने लोगों को पाकिस्तान भेजा गया, ये बताइए। फिर 2014 में हुआ, अब 2019 के पहले हो रहा है। जी जी, सुशांत जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। सुशांत जी, जो बयान दिया था ना छोटे ओवैसी जी ने, जो बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पूछा, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, उनको जेल की हवा खानी पड़ी। और जो आज बात कर रहे हैं चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और इन्होंने कहा था चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। आज एक साधु के कपड़ों का भी मजाक उड़ा रहे हैं योगी जी का। एक बात बता दूं, मैं ये पूछ रहा हूं चढ़ के वो वहां पर रैली करके आए, जेल भेजा ना और योगी जी पाकिस्तान तो नहीं भेजा, तो पाकिस्तान भेजने की बात गिरिराज सिंह क्यों करते हैं? बिल्कुल जेल गए। योगी क्यों कहते हैं उनको हैदराबाद से भगा देंगे? प्यार है तो देश में कौन किसको भगा सकता है, मुझे बताइए। क्या मैं आपको भगा सकता हूँ? आपकी कोई बात नापसंद हो तो उस समय भी देखिए, हमें भी बोलने दीजिए, टाइम दीजिए बोलने का। देखिए, हेलो, आ रहा हूं, रुकिए सर। देखिए, देश के अंदर जो भारत माता की जय नहीं बोलने देने रुकवाएंगे, जो वंदे मातरम नहीं बोलने देंगे, और जो आतंकवादियों का साथ देंगे, तो उनको यहां के उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। आफ्ताब अहमद, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी जो है और अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है जी? कौन है वो जो देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि कान से खून निकाल देंगे? यही भाषा है आप लोगों की, यही सियासत है आप लोगों की। मैं बताता हूं, आपने तो 15 हेलो, आपने 15-20 मिनट हेलो आपने 15-20 मिनट तो आपका लाइन नहीं मिला, लाइन मिला काफी मुश्किल से मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इस देश में जो कमजोर लोग हैं ना, कमजोर लोग जब बात करते हैं तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है, और उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो कभी कभी जोर से बात बोलनी पड़ती है। इसलिए कि अगर जोर से बात ना बोले तो मीडिया भी हमारी बात को नहीं सुनती है। तो जो कमजोर लोग हैं वो मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री के कान से खून निकाल देंगे। ये कौन कमजोर आदमी है सर? मुझे दुनिया का वो कमजोर आदमी बताइए जो इतना कमजोर है कि मंच पे खड़े होकर कह रहा है पीएम के कान से खून निकाल देंगे। ये कौन सी कमजोरी है? हमारे ये बात मशहूर है, ये कहावत मशहूर है कि हम इतनी जोर से बोलेंगे कि आपके कान का पर्दा फट जाएगा।
हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है। हमारे यहाँ मुहावरा मशहूर है कि हम इतनी जोर से अपनी बात कहेंगे। कहावत मत, ये नहीं बोला आपने कहा खून निकालेंगे। आप खून की बातें क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं हिंदुओं को मारा जाएगा? 15 मिनट के पुलिस हटा लो, हिंदुओं को जान से मारेंगे, हिंदुओं को कत्लेआम करेंगे। नहीं, कान का पर्दा। अरे आपके पर्दे तो फटे थे 2014 में जब चुनाव के अंदर लोग कह रहे थे चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसी ओवैसी ने कहा था कि कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, चाय वाला देश में आप हमें कहेंगे कि आपको और चुनाव की बात क्यों नहीं कर रहे? आज आपको अल्लाह याद आ रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, विकास किया होता, तो आज आपको भगवान को हमारी बात सुनते नहीं है। और आप अपनी जो है जब चाहे जितने गाली भेजते हैं, जिसको चाहे बात नहीं सुनी जाएगी तो आप ये कहेंगे कि आपकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो आप कहेंगे कि एंकर के कान से खून निकाल दें। हैदराबाद में आकर देखिए, ये आपकी भाषा है। क्या ताकत है? थोड़ा रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ। वर्णित और पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, पहले बताइए बुलंदशहर में इस वक्त की स्थिति क्या है और वहां ये हुआ क्या, कैसे हुआ? पुनीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पंडित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, पंडित ये बताइए वहां क्या हुआ है, अपडेट क्या है? देखिए, अभी करीब 5 बजे के आसपास खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने तथ्य सामने रखे हैं, मैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। करीब 12 बजे के आसपास एक पूर्व प्रधान थे, उनके खेत में कुछ अवशेष मिले जो कि गौवंशीय थे, और उसके बाद वो अवशेष जैसे ही उनको मिलते हैं वो सीधे संबंधित थाने में जाते हैं। वहां पे सुबोध कुमार होते हैं, उनसे वो अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, और जब तक ये पूरा मामला दर्ज हो रहा होता है, वहां पे उस समय जो गांव वाले थे वो खासा आक्रोशित थे, उन्हें शांत करके वापस भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाते हैं तो पता चलता है कि जो अवशेष पड़े हुए थे गौवंशी, वो सारे अवशेष ट्रैक्टर में रख के एक नजदीकी जो चौकी है उसके पास ले जाके जो साया रोड है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद वहां जो अराजक तत्व है, जो उपद्रवी है, वो वहां पे उसका फायदा उठा के पथराव करने लगते हैं, पुलिस से बदसलूकी करते हैं, और वहां पे आगजनी भी की जाती है। पुलिस के वाहन तो जलाए जाते हैं, साथ ही साथ जो अन्य वाहन थे, जो प्राइवेट वाहन थे, उन्हें भी जलाया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक पुलिस वाले की मृत्यु हुई है, जबकि एक उपद्रवी सुमित जो कि इसके अंदर आंदोलनकारी था। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए, ये जो सब कुछ हो रहा है, जो हम हैदराबाद में देख रहे हैं और जो बुलंदशहर में देख रहे हैं, क्या ये इत्तेफाकन हो रहा है या इसके पीछे 2019 की सियासत भी है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि सब इत्तेफाकन हो रहा है। खासतौर से अगर आप बुलंदशहर की बात करें तो देखिए, गांव वाले नाराज हुए होंगे, उनमें गुस्सा होगा, थाने गए, अपनी रिपोर्ट लिखवाने गए, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई है, थाना फूंक देना, इंस्पेक्टर को जान से मार देना, एक और सिपाही की मौत हुई है ऐसा कहा जा रहा है, एक व्यक्ति घायल हुआ है, 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से किसी गुट की जो है वो सोची समझी रणनीति है। आप देखिए, जो विजुअल अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, जो इंस्पेक्टर की गाड़ी के पास जो लोग भाग रहे हैं, वो असामाजिक तत्व लग रहे हैं, वो सामान्य गांव के लोग नहीं नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, वहां कट्टे से फायरिंग हो रही है। चुनावों के पहले कि खेत में गोवंश से जुड़े हुए अवशेष मिलना या उस तरीके की चीजें होना, ये सब इत्तेफाक तो नहीं लगता जिस तरीके की चीजें हैं। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आपने सुना उनका एक बयान था कि अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनके खुद के सूबे में ऐसी अराजकता फैली है कि एसएचओ को लोग मार दे रहे हैं, वो वहां हैदराबाद में जाके वादा कर रहे हैं कि अराजकता नहीं फैलाने देंगे और ओवैसी को हम भगा देंगे। कहां भगाएंगे? इस देश में किसको भगाइएगा? नहीं, देखिए, कोई किसी को नहीं भगा सकता। चुनाव के समय थोड़ा भाषणबाजी और थोड़ा रेटरिक जो है वो चलता है, थोड़ा अतिरेक हो तो वो भी चल जाता है। लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही, देखिए तेलंगाना में बीजेपी और एआईएमएम जो है वो दोनों पार्टियां फ्रिंज पार्टियां हैं।
असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका प्रभाव हैदराबाद से बाहर बहुत ज्यादा है नहीं, और बीजेपी का वहां कोई जनाधार खास है नहीं तेलंगाना में। तो दोनों पार्टियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आसान है। उनके लिए शायद एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरे तरह की सांप्रदायिकता को हवा देती है, तो फायदा बीजेपी को होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको आप यहीं से मत देखिए, आप इसको जोड़िए बिहार के चुनाव के समय से। बिहार, महाराष्ट्र, बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी क्या करने गए थे? दरअसल वो जो महागठबंधन था उसको, जो मुस्लिम वोट जानने वाले थे उसको काटने के लिए गए थे। ठीक है। तो इस जो कांग्रेस का ये आरोप है कि दोनों मिले हुए हैं, मिले हुए न भी हों तो भी एक बड़े तो भी दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह की बातें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, जाहिर है कि एक दूसरे को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस आरोप में निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टया नजर आता है कि वो इस आरोप में दम लगता है कि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब ये रणनीति बनाकर साथ में कर रहे हैं या समझ रहे हैं कि इससे दोनों का फायदा होगा, इसलिए अलग अलग तौर पर। रोहित चहल, पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि प्रदीप जी भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी और एआईएमआईएम एक दूसरे के खिलाफ जो ये जहर उगल रहे हैं, दरअसल एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए उगल रहे हैं। और इस बात का भी जवाब दीजिए कि जो योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में खड़े होकर कहते हैं, समय दें। अरे आप रुकिए ना सर, आपको दे रहा हूं समय। मैं दोनों बात को, आपने बोला आपको समय चाहिए, मैं दूंगा आपको समय। रोहित चहल ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अराजकता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद में वो ये बयान देते हैं और यहाँ यूपी में अराजकता ऐसी फैली है कि एक एसएचओ को मार दिया भीड़ ने। सुशांत जी, सुशांत जी देखिए, बिल्कुल योगी जी ने जो कहा है वही उत्तर प्रदेश में हो भी रहा है। पिछले 10 महीने में, अगर 10 महीने की बात किया जाए तो 1100 एनकाउंटर किए गए हैं। 2000 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बिल्कुल बख्शा नहीं जा रहा है। कुछ घटनाएं होती हैं लेकिन उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको भी तुरंत अपराधी जो है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एक चीज। दूसरी बात जी, मैं अभी प्रदीप जी को सुन रहा था, जिस तरीके से प्रदीप जी ने जो भी बातें कही, देखिए प्रदीप जी, अगर इस तरीके की बातें होती कि अगर हमारा काम नहीं होता, वहां बेस नहीं होता, तो आज सबसे बड़ी पार्टी विश्व के अंदर बने हैं। सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा मेयर भी हमारे ही हैं। हम विकास कर रहे हैं, विनाश की राजनीति नहीं कर रहे कांग्रेस की तरह, ओवैसी जी की तरह। और यही कारण है कि आज वहां पर हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो काम है, हमारा जो मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश के अंदर। ये बताइए रोहित, अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आ गई तो ओवैसी को भगाकर कहां भेजेंगे? दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आ गई तो ओवैसी को भगाकर कहां भेजेंगे? ओवैसी जी तय कर ले उनको कहां पे रहना है। वो तो यहां रहे तो भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी उनको यहाँ पर रहेंगे तो वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा। बहुत क्लियर पॉलिसी है। ठीक है। और यहाँ पर सेना का सम्मान भी करना पड़ेगा। हम जब कर्नाटका में गए थे तो कर्नाटका में जाकर हमने कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम रीजनल पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में रीजनल पार्टियां मजबूत हों और रीजनल पार्टियों की सरकार बने। हम नहीं चाहते कि हम कांग्रेस को भी नहीं चाहते हैं और न बीजेपी को नहीं चाहते हैं। हम रीजनल पार्टियों को चाहते हैं कि रीजनल पार्टियों की सरकार बने और जानते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर मुस्लिम शब्द है, हमारी पार्टी के अंदर भारतीय है। हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। उस समय यही कांग्रेस पार्टी जो जेडीएस को लेकिन जब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने उसी जेडीएस के साथ और जेडीएस के कुमार सुन लीजिए जरा। मैं कह रहा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कह रहे हैं कहां से जैसे 56 आए और 56 गए उनको मैं भगा दूंगा यहाँ से। बीजेपी का जो गेम है लोगों को बांटने का और हिंदुत्व में कौन बड़ा हिंदुत्व है ये बात कहने का। आफ्ताब अहमद, आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो है पार्टी एमआईएम बिल्कुल उसका क्लियर बहुत पॉलिसी है कि हम चाहते हैं कि इस देश में रीजनल। अरे मैं आपका एजेंडा थोड़ी चलाने दूंगा यहाँ पर कि क्या पॉलिसी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ विरोध आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? करना, नक्सलियों का साथ देना, आतंकवादियों का साथ देना। आफ्ताब अहमद ये बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को भगा देंगे, कहां भगाएंगे मुझे ये बताइए जी। योगी आदित्यनाथ को भगाने की बात नहीं कही हमने, ये बोली है उन्होंने। आदित्यनाथ अपना गोरखपुर उन्होंने बोली 56 में योगी जैसे 56 आए 56 गए, हमको क्या भगाओगे? हम तुमको भगाएंगे। कहां भगाएंगे? में ओवैसी को निकालना चाहते, ओवैसी को भगाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा योगी जैसे 56 आए 56 गए, हम योगी को भगाएंगे। कहां भगाएंगे? आप कौन होते हैं योगी को भगाने वाले? जमीन है योगी के कपड़ों का मजाक उड़ाने वाले आप कौन होते हैं? आप आकर जोगी जी आकर हैदराबाद में जो जहर फैला रहे हैं और यहाँ के माहौल को खराब, और अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो प्रेम फैला रहे हैं, वजह से जो कहते हैं 15 मिनट छोड़ दो तो हिंदुओं को देख लो, प्रेम फैलाते हैं। ओवैसी जाकर हैदराबाद में मिश्री बात के आते हैं। आज ही बुलंदशहर का वाकया हुआ है, वो अपने उत्तर प्रदेश को संभालें। आप अगर सच का आईना दिखाया, विकास की बात कीजिए। आज आप बताइए आपके ओवैसी ने क्या तेलंगाना में काम किया है कि भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। जैदी साहब ये बताइए, भाजपा का 11 तारीख साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है, और आज आपका काम नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं अल्लाह मोदी जी को हराएगा, मजबूत पार्टी है। आप ये कह रहे हैं आपको बोलना पड़ रहा है। करेंगे ठीक है। जैदी साहब मुझे ये बताइए, आप कितना इनका तर्क है कि हम लोग कमजोर लोग हैं, इसलिए बात सुनाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि कान से खून निकाल देंगे या 15 मिनट छोड़ दो तो हिंदुओं को देख लेंगे। ऐसा कौन कमजोर आदमी होता है सर जो ऐसी धमकी देता है? क्या ये तर्क वाजिब है? निश्चित तौर पर जिसको अपने राजनीतिक कामों पर विश्वास नहीं होता तो निश्चित तौर पर वो इस देश के संविधान और इस देश के कानून से हट करके एक नई बहस शुरू करता है। मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा अपनी भारतीय जनता पार्टी के काउंटर पार्ट से कि कांग्रेस की हुकूमत इसीलिए गई क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत में इस देश में चर्चा थी कि हमारे देश में कांग्रेस की हुकूमत में न जाने कितने लोग हैं जो पाकिस्तानी समर्थक रहते हैं, न जाने कितने हैं जो जिन्ना को आइडियल मान रहे हैं। इसीलिए हुकूमत गई थी कांग्रेस की और आपकी हुकूमत को नहीं थी। हम आपसे एक सीधा सवाल करना चाहते हैं कि इस देश की खुफिया एजेंसी आपके हाथ में थी, इस देश की सीबीआई आपके हाथ में थी। 4.5 सालों में कितने पाकिस्तानी समर्थकों की नागरिकता आपने खत्म की? आपने किया क्या? इस देश का एक राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो खुल्ला पाकिस्तान के समर्थन में है, उसके 4 साल हुकूमत में रहे हैं। आजम खान से पूछ लीजिए, आजम खान जी बताएंगे आपको। आजम खान जी इसका जवाब आजम खान सत्ता में नहीं है, आजम खान जी के आजम खान सत्ता में नहीं है, रोहित शर्मा आपकी हिम्मत नहीं है, आप मोदी जी के अरे आजम खान सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है उन्होंने बता दिया, आपको बता दिया एनकाउंटर किया जा रहा है उन आतंकवादियों का। 1100 से ज्यादा आतंकवादी जहन्नुम पहुंचाने का हमारी सेना ने किया। आपको जानकारी रहे 2000 से ज्यादा आपके जो है ना आपके जो जेल भेजने का काम किया है। हैदराबाद में आकर आप बनवाइए आप जाओ बनवाइए, आप कार सेवकों पर गोलियां चलवाइए। देश के भविष्य का चुनाव है, इस देश के नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। आप कार सेवकों पर गोलियां चलवा सकते हैं, हजारों कार सेवकों का कत्लेआम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी इसको सुन। आज अखिलेश यादव जी का क्या बयान आता है? अखिलेश जी का बयान आया सुशांत जी एक एनकाउंटर हो रहे हैं जब आतंकवादियों को और इनको मारा जाता है, ऐसे एंटी एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, तो अखिलेश जी को तकलीफ होती है। अखिलेश जी कल क्या कहना है? फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, एनकाउंटर जब होते हैं तो अखिलेश जी को तकलीफ होती है जब आतंकवादियों का। और रोहित जी बहुत धन्यवाद आपको, आपने ही बंद कर दिया। सिर्फ हमारे अरे आप हज हाउस बनवाइए, नहीं हमारे देश आप बाउंड्रियां करवाइए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, पर रोहित जी मेरा सवाल बस इतना था कि ठीक है अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो तरीका है संविधान का उसके हिसाब से चलिएगा या कहिएगा कि यहां से भगा देंगे और देश से निकाल देंगे। इस पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लौटेंगे। होगा में हमारी चर्चा लगातार जारी है। रोहित चहल बीजेपी से, आफ्ताब अहमद AIMIM से, प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट और अब्बास अली जैदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित एक बात बताइए कि लगातार नरेंद्र मोदी और तमाम दूसरे लोग ये कहते हैं कि आपकी बीजेपी सरकार ने केंद्र में बहुत अच्छा काम किया और बहुत विकास हुआ है, यूपी के लिए भी आप लोग यही कहते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में जाकर अपने काम गिनाने की बजाय ये क्यों कहकर आते हैं कि हम ओवैसी को यहां से भगा देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे? फिर ये इस तरीके की सियासत क्यों? काम गिनाइए ना। देखिए बिल्कुल सुशांत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देश के अंदर 9 करोड़ शौचालय बने हैं, देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सब्सिडी सिलेंडर दिए गए, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ का इंश्योरेंस दिया गया है, 1 करोड़ लोगों को आवास दिया गया है। और देखिए दिक्कत कहां पर हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो विकास
कि यहां पर मैंने प्रश्न किया अपने जो एएमआईएम के साथी बैठे हैं उनके पास उत्तर नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया है। मोदी जी ने काम किया, हम विकास की बात कर रहे हैं, विनाश की बात कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ये ब्रेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। हम किस तरीके से युवाओं को मुद्रा लोन के तहत 12 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लोन दिया है, हम लोगों ने गरीब मां के आंसू पहुंचने का काम किया, हम महिलाओं को सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन दिक्कत यहां पर इतनी है कि विकास की बात ना करते हुए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो किस तरीके हिंदू की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसको अपने दादाजी के धर्म अगर जाति पता होता और जहां तक उनकी माता जी का धर्म, वो आज वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जिनको वो तो ब्राह्मण तो छोड़िए, वो हिंदू भी नहीं है। आज हिंदू की बात कौन कर रहा है? जो हिंदू राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले, आप ही लोग पूछते हैं सर, वही तो मैं कह रहा हूं, वो आतंकवाद कहने वाली कि इसकी सियासत की बात बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ जो हिंदी हार्टलैंड का चेहरा हो सकते हैं, उनको तेलंगाना प्रचार करने के लिए भेजने के पीछे मंशा यही है कि आप इस तरीके की बयानबाजी कीजिए और उस पर अगर पोलराइजेशन हो तो कुछ फायदा हो? नहीं, देखिए, केवल यही तो नहीं हो सकती। उस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी एक अपनी पहचान है, और ये सही बात है कि उनकी पहचान जो है हिंदुत्ववादी राजनीति की है। तो इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जब वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उसका मिलता है। लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का जवाब में बयान, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो उसको मैं पॉलिटिकल बयान मानता हूं। उन्होंने जो इतिहास पे सवाल उठाया, बाकी बातें कही, लेकिन जो अकबरुद्दीन ने बोला है वो उससे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। वो किसी भी सभ्यता की किसी भी परिभाषा में उसको चाहे आप जितना ढीला कर दीजिए, उसमें वो समाहित नहीं हो सकती है। तो उनके बयान की निंदा और भर्त्सना की जानी चाहिए। चुनाव के समय टेम्पर्स हाई होते हैं। सभी पार्टियों को, नेताओं को, खासतौर से बड़े नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका असर क्या होगा। अगर उससे भावनाएं भड़कती हैं, अगर उससे वैमनस्य पैदा होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इससे बचने सवाल ये था कि अकबरुद्दीन ओवैसी तो चलिए ठीक है, वो तो किसी पद पे नहीं है ना सर। मैं ये कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ या गिरिराज सिंह, वो तो केंद्रीय मंत्री और एक सीएम है, संवैधानिक पद पर है, और वो जब ऐसा बयान देते हैं कि हैदराबाद से भगा दूंगा या जिन्ना वाली सोच है तो भारत छोड़ के जाना होगा, तो ये स्वीकार कैसे हो सकता है? कोई संवैधानिक पद पर, अब कल को पीएम मोदी कहेंगे तो कोई स्वीकार कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी को भगा देंगे, कोई किसी को यहां से, इस देश से भगा नहीं सकता है। लेकिन ये देखिए, भाषा अपनी बात रखने का भी तरीका होता है। मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा कि ओवैसी को यहां से भगा देंगे, तो ये मतलब नहीं है कि उनको देश से निकाल देंगे या तेलंगाना से निकाल देंगे। वो चुनाव में हराने से उनका तात्पर्य यह है कि चुनाव में हम हराएंगे इनको। तो इसलिए उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। उस राजनीतिक बयान का राजनीतिक बयान के तौर पर जवाब मिलना चाहिए। जैसे अहमद साहब कह रहे थे कि इतना बोलेंगे, वो कहावत है कि बोलते बोलते कान से खून निकाल देंगे, वो वाली बात है। तो कहने के लिए जब आप कहेंगे तो इस तरीके की भाषा कितनों को समझाएंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, वो चीज नहीं हो पाती। रोहित, आप ये बात समझ रहे, मैं बार बार सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब विकास की राजनीति कर रहे हैं तो विकास की बात भी कीजिए। बिल्कुल, मैं देखिए सुशांत जी, मैं कह रहा हूं ना, 11 तारीख को जो आयुष्मान भारत मोदी जी ने शुरू किया है ना, 50 करोड़ लोगों को जिस तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया 5 लाख रुपए का, उसकी जरूरत पड़ेगी जब खून निकलेगा उनके कान से ओवैसी जी के, तो उनको जरूरत पड़ेगी। आप देखिएगा 11 तारीख को एक बात, 18,000 गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने। हम लोग लगातार काम को बता नहीं रहे, जनधन खाते खुलवाने का काम मोदी जी सरकार ने किया है। देखिए, हम विकास की बात कर रहे हैं। मैं तो सीधी सी बात करूंगा कि हमारा एजेंडा विकास है, और जनता आने वाले चुनाव के अंदर 7 तारीख को, तो फिर राहुल गांधी का गोत्र क्यों पूछ रहे हैं सर? आज अल्लाह को याद करना पड़ा है। आज गोत्र पूछते हैं, फिर वही होता है कि गोत्र, सियासत, राम मंदिर, धर्म, ये सब। राहुल गांधी जी का गोत्र पूछना जरूरी है ना सुशांत जी? जिसके दादाजी पारसी हो, जिसके दादाजी पारसी हो, जिसकी माताजी क्रिश्चियन हो, तो राजीव गांधी से क्यों नहीं पूछा था? उनके तो पिताजी आपके हिसाब से सवालों के घेरे में थे। ठीक है, वो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। राजीव गांधी से क्यों नहीं पूछते थे? राहुल गांधी से क्यों पूछते हैं? अब राहुल जी, देखिए, राहुल जी को छाती पीटनी पड़ रही है ना, राहुल जी को टेंपल रन करना पड़ रहा है।
राहुल जी को बताना पड़ रहा है कि मैं हिंदू आप पूछ रहे हैं तो वो जा रहे हैं 14 के अंदर जो इस तरीके से ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं उम्मीद करता हूं सर कि 2019 आते आते ये जो सियासत है इस तरीके की सियासत और तेज ना हो। विकास अगर हुआ है तो उस पर बात हो, और जिन लोगों को लगता है विकास नहीं हुआ है उस पर सवाल पूछे। इस तरीके की सियासत की गोकशी की अफवाह पर पोलराइजेशन होने लगे, या फिर जिस तरीके के बयान होते हैं कि यहां से भगा देंगे या कान से खून निकाल देंगे, ऐसी चीजें जो हैं वो सियासत में ना हो तो बेहतर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।